आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महराज सादत, जो कि एक रेनाउंड डॉलजिस्ट हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनकी फील्ड के मुतालिक और इनकी वर्किंग प्लेस, ये कहाँ से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महराज। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर महराज सादत आजकल एज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शादरा में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं एस्थेटिक फिजिशियन और विजिटिंग कंसल्टेंट लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और मैं एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हेल्थ सोल्यूशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आपकी क्यूरीज को, आपके डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग स्किन, हेयर, नेल्स, उनके मैं आपको आंसर कर सकूं। तो शुड बी स्टार्ट। ओवर टू डॉक्टर सना। पहले तो आपका थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, ठीक है। और मैं दोस्त लोगों को भी ये बताऊंगी कि डॉक्टर महराज हमारे पैनल पे भी हैं, तो आप अगर इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जो है हमें अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। हम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये कि आजकल जो मास्क वगैरह जाहिर है जो है मैंडेटरी बन गया है ना, तो की वजह से जो थोड़े स्किन इश्यूज स्पेशली एक्ने का बहुत कॉमन इशू है, तो उसके मुतालिक कुछ आप बताएंगे प्लीज, उसकी ट्रीटमेंट या उसके कॉजेज वगैरह जो भी। जी बिल्कुल। देखिए, मास्क तो आजकल एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब दुनिया के हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब मास्क जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है, लेकिन ये कि इसका इस्तेमाल भी अगर सही तरीके से किया जाए। मास्क की वजह से बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या जिस तरह आपने बताया कि एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो सप्रेस हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेटिंग हो जाती है, जमा हो जाती है। लेकिन इसके लिए आप सबसे पहले तो कि ऐसा मास्क यूज़ करें जिसका स्टफ कोई मतलब अच्छी कंपनी का मास्क हो और उसमें कोई किसी को कंप्लेन ना हो। और मास्क की वजह से जो है रेडनेस, रैशेज, एक्नी जो होती है, तो उसके सिम्टम के हिसाब से फिर उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन मास्क क्योंकि अब एक ज़रूरत बन गया है, इसलिए हम उसके लिए कोई प्रोवाइड करते हैं, उसकी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल भी मास्क का ना करें। इसके फॉर जो लोग ज़्यादातर जिनका पेशेंट से कांटेक्ट है, या जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, या लोग जिन लोगों का ऐसी जगह पे जाना होता है जहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा होता है, तो फिर वह मास्क तो मैंडेटरी है। लेकिन ये कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से कंप्लेंट्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसके लिए आ रहे हैं। जो कॉमन डिसऑर्डर्स स्किन के भी होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी रैशेज वगैरह, या एक्नी फॉर्मेशन है, या जो अगर किसी स्टफ से एलर्जी है। जी, एक्नी से रिलेटेड बताइएगा डॉक्टर महराज के क्या कॉजेज होते हैं एक्नी के, और इन सब से किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं अपनी स्किन को। एक्नी आप कहेंगे, मेरे ख्याल से तो स्कैबीज के बाद मोस्ट कॉमनेस्ट जो डिजीज इस वक्त हमारे, जिससे हम लोग जो है हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो मोस्टली एक्नी के होते हैं। स्पेशली टीनेजर्स की एक्नी जो होती है, वो आपको पता है कि जैसे टीनेज में आफ्टर प्यूबर्टी हार्मोनल जो है तो चेंजेस होती हैं, उसकी वजह से जो है एक्नी डेवलप होती है, जिसे मोस्टली टीनेजर एक्नी कहा जाता है। एक्नी इसके अलावा भी होती है, इसके अलावा पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब ये एज ज्यादा भी है, जरूरी नहीं कि टीनेजर को ही एक्नी हो। एक्नी के और दूसरे कॉजेज हो सकते हैं, जिस तरह आजकल लोगों की डाइट है, डाइट पैटर्न है, और इसके अलावा जो है जिस तरह मुख्तलिफ क्रीम्स का इस्तेमाल है, जो ये जो एडवर्टाइजिंग क्रीम्स यूज कर लेते हैं, उनमें स्टीरॉइड्स कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, वो लगाने से जो है सेबेशियस ग्लैंड्स की जो है इनहिबिशन हो जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसमें स्टीरॉइड होने की वजह से जो स्किन की हमारी जो नेचुरल लेयर्स हैं, वो लेयर्स जो है ना, वो जो है वो वहां से उतर जाती है अपनी जगह से। तो उसमें ये होता है कि फिर कोई भी स्किन प्रोन हो जाती है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के लिए, स्पेशली जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हैं, वो उससे प्रोन हो जाते हैं। फिर जो एक्नी का प्योर बैक्टीरिया जो है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले वो फिर एक्नी की मुख्तलिफ जैसे डिग्रीज में हम इसको डिवाइड करते हैं कि कोमेडोनिक एक्नी है, यानी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड है। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो सकती है पैप्यूल्स में, फिर पस्ट्यूल्स में, और उसकी जो थर्ड एंड जो मोस्ट सीवियर कंडीशन है, जैसे सिस्टिक एक्नी होती है, जिसमें सिस्ट बन जाती हैं, वो नोड्यूलर एक्नी होती है, वो भी बड़ी कॉमनली देखने में आती है। इसके वजह यही है कि एक तो डाइटरी पैटर्न्स लोगों के, इस तरह जंक फूड ज्यादा लेना, पानी का कम इस्तेमाल, वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक कहना चाहिए, लिक्विड इनटेक जो है वो कम से कम करना,
और जो है सन एक्सपोजर की वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए तो ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान देखना पड़ता है। ठीक जी है, डॉक्टर सना। तो सबसे सिंपल कोई ऐसी रेमेडी है कि अगर एक्नी डेवलप होना शुरू हो तो उस वक्त फौरन अगर घर पे कोई क्रीम्स आपके पास मौजूद नहीं है या जब तक डर्मेटोलॉजिस्ट से हमने दिखाया नहीं है, तो कोई एक ऐसी चीज है जो हम फौरन से अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे एक्नी से रिलेटेड, ताकि लोग जो है जो अननेसेसरी मेडिकेशन होती है वो ना करें? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जी, उसमें सबसे पहले तो ये कि अपने जो है ना फेस को वो बाकायदे से रेगुलरली जो है ना फेस को वॉश करते रहे, चाहे वो कोई सोप यूज करें चाहे फेस वॉश यूज करें, लेकिन रेगुलर जो है फेस जो है वॉश करने से होता है कि जो हमारी कैरेटिन जो है जो जनरेट हो रही होती है वो जो है ना क्लियर होती रहती है। कैरेटिन जो बार बार अगर आप अपना फेस किसी अच्छे सोप से, चाहे कोई ब्यूटी सोप ही हो, कोई नॉट नेसेसरली कि आप कोई मेडिकेटेड फेस वॉश या वो कोई यूज करें, कोई सोप यूज करें, फेस का बाकायदगी से जो है ना उसको आप फेस क्लियर करें अपना। उसके बाद ये है कि बजाय ये जो एक हमारे यहाँ आम से एक लोगों में सब में बड़े, पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, कराची से पेशावर चले जाएं, हर जगह ये होता है बेटनोवेट लगा ली जाए, एक्ने निकली है, दाने निकले, उसमें बेटनोवेट लगा लें, बेटनोवेट से सील जाएगी। हालांकि बेटनोवेट एक बड़ी पोटेंट किस्म की स्टेरॉइड क्रीम है जो लगाने से जो है वहां पर न सिर्फ एक्ने होती है बल्कि वो पस्ट्यूलर और एक्ने की मजीद जो है उसमें जो है डिग्रीज उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो एडवांस डिग्रीज है, जो कि ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह आपने पूछा, इसके लिए अगर आप कोई एंटीबायोटिक क्रीम या कोई ऐसी क्रीम जो लाइट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करे, जैसे फ्यूसिडिक एसिड है या क्लिंडामाइसिन, इस तरह की अगर कोई क्रीम यूज करें तो वो होम रेमेडी के तौर पर यूज कर सकते हैं और उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, कोई इसमें स्टीरॉइड कंटेनिंग नहीं है ये जो आपको कोई प्रॉब्लम करे। तो मेरे ख्याल से जो है ना कोई फ्यूसिडिक एसिड वगैरह या कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो होती है, ये खुद से भी मतलब रेमेडी के तौर पे भी या सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक्नी के लिए जो है, देखें बात यह है कि पेशेंट जब भी एक्नी का पेशेंट है पहले सारी रेमेडीज अपनी यूज करने के बाद आता है, उसमें कोई ना कोई मेडिकेशन यूज की होती है, जैसे स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी होती है, स्टीरॉइड्स यूज करके आए हुए होते हैं, घरेलू टोटके हैं इतने सारे जो साल से लोगों के पास चले आ रहे हैं, लोग उससे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम जो है जो जिसमें फ्यूसिडिक एसिड कंटेनिंग हो या क्लिंडामाइसिन हो, वो आप इजीली कोई भी पेशेंट जो है अपने तौर पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये स्टीरॉइड कंटेनिंग नहीं होती और उसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, और ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, जब एक्नी जो है इन्फेक्टेड हो जाए, यानी कि एक्नी में पस पड़ जाए, पस्ट्यूलर एक्नी हो जाए, जिसे पस्ट्यूल कहते हैं, सेकंड थर्ड डिग्री एक्नी होती है, तो फिर उसमें ओरल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। इसमें ओरल ट्रीटमेंट के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजिथ्रोमाइसिन का जो आजकल यूज करते हैं, क्योंकि ये भी जो है काफी इसमें इफेक्टिव है, और एजिथ्रोमाइसिन का जो है कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इससे भी अगर एडवांस डिग्री एक्नी है जिसमें सिस्टिक एक्नी हो जाती है या नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, काफी आपने पेशेंट्स देखे होंगे, आपने भी, कि ये काफी बड़े से इवन के उसके बाद वो स्कारिंग हो जाती है, उसकी स्कार रह जाते हैं उसके बाद, तो उसके लिए फिर हम आइसोट्रेटिनाइन की तरफ जाते हैं, ओरल और टॉपिकल। अगर वो सीवियर है तो फिर उसमें ओरल आइसोट्रेटिनाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, मतलब ये सेल्फ मेडिकेशन वाली चीज नहीं है कि लोग जब तक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करें तब तक नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा आपने जी आप कंटिन्यू करें। मैं कहना चाह रहा था कि एक्नी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, क्योंकि उसमें सबसे पहले हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि एक्नी की टाइप कौन सी है ये, क्योंकि टाइप बहुत काउंट करती है। उसमें टाइप पे डिपेंड करता है कि टॉपिकल दवाई देनी है, टॉपिकल कोई क्रीम या कोई जेल वगैरह अप्लाई करना है, या फिर ओरल देनी है, क्योंकि बाज़ दफा आजकल जनरल प्रैक्टिस ऐसी है कि लोग बगैर किसी मतलब मॉडरेट एक्नी में, इसमें मॉडरेट एक्नी में भी, माइल्ड एक्नी में भी ओरल आइसोट्रेटिनाइन देते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है वही इस बात को सही जस्टिफाई कर सकता है कि उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, क्योंकि इनके अपने आइसोट्रेटिनाइन के बहुत से अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। स्पेशली ये टेरिटोजेनेटिसिटी जो है, इसके बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। टेरिटोजेनिक दवाई है, लेकिन आजकल जनरल फिजिशियन भी बहुत ज्यादा इसको प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि एक्नी में बहुत इफेक्टिव है। तो इसके लिए इसका एक है कि इसको जो सीवियर एक्नी ना उसमें दिया जाए। माइल्ड एक्नी में काम तो ही करेगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट, उसके जो है ना एडवांटेज उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल।
अच्छा, टीनेजर्स की बात की थी और डाइट की बात आई थी, तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें कि हेल्दी और अनहेल्दी डाइट से जो है वो हेयर्स और स्किन पे क्या इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली आजकल तो जिस तरह अनहेल्दी डाइट का ट्रेंड है, हर तरफ लोग जंक फूड हर चाहते हैं हर वक्त ले लें। आप होम डिलीवरी है, ऑनलाइन आप कुछ भी कोई भी चीज मंगवा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब एक्नी का सबब बनती है। स्पेशली टीनेजर्स में जो है एक्नी, उसमें पहले सीबेशियस सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होती हैं जब आप इस तरह की चीजें लेते हैं। स्पेशली जो है दो चीजें वो इस कंडीशन को बड़ा एक्टिवेट करवाती हैं, एक चॉकलेट्स का इंटेक और एक ड्राई फ्रूट्स। ये स्पेशली जो है ना, हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं इन चीजों, ये जो है ना, ये चीजें इंड्यूस करवाती हैं। एक होती है एक्नी, हुई हुई एक्नी को एग्रीवेट करना, वो चीजें होती हैं ऑयली चीजें लेने से। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो एक्नी इंड्यूस करा देती हैं, जैसे किसी को कभी कोई पिंपल नहीं निकला, कोई दाना नहीं है चेहरे पे, लेकिन वो चॉकलेट्स का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं तो उनको एक्नी डेवलप हो जाती है वहां पर, सिर्फ इसी की वजह से। आप देखें वाटर इंटेक बहुत जरूरी चीज है। आप रमजान के बाद हमारे पास जब ईद के बाद पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, जी हमारे फेस पे तो आज तक कभी कोई पिंपल ही नहीं निकला, लेकिन रोजे रखे थे उसके बाद हमारे चेहरे पे दाने निकल आए। तो ये चीज बिल्कुल एक प्रूफ करती है कि जब आप वाटर का आपका इंटेक कम हो जाता है तो ये कॉज होती है एक्नी डेवलप होने की। तो हम हमेशा पेशेंट से कहते हैं कि अपना वाटर या लिक्विड इंटेक जो है वो अच्छा करें। जंक फूड जितना हो सके वो परहेज करें, क्योंकि हो तो बहुत मुश्किल है कि जंक फूड से परहेज किया जाए, लेकिन उसे कम कर दें। हेल्दी चीजें ज्यादा लें, मतलब जूसेस का इंटेक ज्यादा हो, और स्किन के लिए जो है फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर महराज हेयर लॉस और डैंड्रफ के हवाले से। आजकल एक ये चीज भी बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। जी बिल्कुल, बड़ा कॉमन इशू है। रीजन है, और डैंड्रफ से प्रिवेंशन के लिए हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं? जी, बड़ा कॉमन इशू है, बड़ी कॉमन इशू को बात की आपने। आजकल पेशेंट्स स्पेशली गर्ल्स फीमेल्स में जो है वो हेयर लॉस, हेयर जैसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहें या आप जनरलाइज हेयर लॉस, तो ये बहुत ज्यादा हुआ है। इसके सबसे पहले तो इसको हम ट्रीट करने से पहले हमें इसकी कॉज ढूंढनी पड़ती है कि किस वजह से है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो होती है वो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेडली अगर उनके हेयर फॉल होता है तो फिर उसका एक फास्ट पैटर्न से वो बाल जो है ना एक टाइम पर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो आजकल एक कॉमन कॉज है वो है डैंड्रफ का होना। डैंड्रफ जब आपके होता है तो हेयर फॉलिकल्स जो आपके सही तरह से जो हेयर डेवलप नहीं होता वहां पर, तो हमें इन चीजों को करेक्ट करना चाहिए। हमें उसकी कॉज को करेक्ट करना चाहिए, बजाय कोई मल्टीविटामिन दे के या कोई ऐसा हेयर ऑयल। लोग आते ही सबसे पहले ये कहते हैं हमें कोई ऐसी टैबलेट दे दें जिससे हमारे बाल गिरना रुक जाए, ऐसा ऑयल बता दें जिससे हमारे बाल गिरना रुक जाए। ऐसा नहीं होता जब तक आप उसकी कॉज को ट्रीट नहीं करते ना। जो बेसिक उसकी कॉज है वो है या तो कोई डैंड्रफ का होना, या ऐसे शैम्पूज यूज करना जो उनके जिसमें इस तरह के केमिकल्स हो जो उनके बालों के लिए नुकसानदेह हो। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक डेफिशिएंट होने की वजह से हेयर फॉल होता है। बायोटिन है, बायोटिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि वो ये बॉइल्ड एग का इंटेक जरूर करें ब्रेकफास्ट में, कम से कम, स्पेशली एग वाइट, क्योंकि एग वाइट कंटेनिंग बायोटिन जो है हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये लें। इसके अलावा हेल्दी फूड हो, इसमें एक मटन का इंटेक जरूर करें। वो जो है ना हेल्दी बाल रखने के लिए, बाल पॉपुलेटेड हेयर रखने, बालों को ज्यादा घना करना है तो इसके लिए आपको इंटेक हो। इसके अलावा जो आयरन डेफिशिएंसी है ये भी एक कॉज है हेयर फॉल की। तो ये सारी चीजें जो है ना, सबसे पहले कॉज को ट्रीट करें। कॉज ट्रीट जब हो जाती है तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए मेरे यही होता है कि हम हर उस चीज को देखते हैं जो चीज बालों के गिरने की वजह बनती है। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन स्किन इशू होता है एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा हो गया या आपका सोरियासिस हो गया, इन चीजों के बारे में जरा सा प्लीज बताइए। जरूर। एक्जिमा जिसे उर्दू में हम चंबल कहते हैं, ये सोराइसिस से टोटली डिफरेंट है। एक्जिमा और सोराइसिस में बहुत डिफरेंस। सोराइसिस इज जेनेटिकली डिसऑर्डर, और सोराइसिस जो है वो एक कंट्रोलेबल डिजीज है, वो क्यूरेबल डिजीज नहीं है। उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं मुख्तलिफ इमोलिएंट्स देके। आजकल जो नई हमारे पास एडवांस थेरेपीज आई हुई हैं उसमें लेजर भी, एक्जिमा लेजर भी यूज होता है। इसके अलावा और भी चीजें, लेकिन इसलिए सोराइसिस जो है ये एक सिर्फ कंट्रोलेबल डिजीज है। एक्जिमा की जहां तक बात है, एक्जिमा की मुख्तलिफ टाइप्स होती है। एक एंडोजिनस एक्जिमा और एक एक्सोजिनस एक्जिमा। जिस कॉज अगर कोई एंडोजेनिक कॉज है तो वो उस वजह से भी एक्जिमा हो सकता है। मोस्टली जो है कॉन्टैक्ट की वजह से, जैसे लोग
और मुख्तलिफ ये ज्वेलरी वगैरह की वजह से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से हो सकता है, या उसके अलावा कोई पास पेशेंट्स आते हैं वो ये कांटेक्ट जो जितने भी सारे हैं, जिसे आमतौर पर एलर्जी कहा जाता है, एलर्जी जो होती है, ये भी एक्जिमा की एक टाइप्स है। जब ये इसमें ये इसके भी टाइप्स है, जैसे एक एक्यूट एक्जिमा होता है, फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट, और उसके बाद तीसरा जो होता है वो क्रॉनिक एक्जिमा हो जाता है। क्रॉनिक एक्जिमा अक्सर आपको देखने को मिलता है, जैसे कोई ब्राउनिश ब्लैकिश जो प्लैक बना हुआ होता है, उसमें ड्राइनेस होती है, उसमें एक्सुडेट होता है। तो वो जैसे लोग जब कोई कहते हैं कि जहाँ एंकल्स पे नमाज पढ़ते हैं तो उसकी वजह से जो है वुजू करने की वजह से उनको एक जगह खास तौर पर डेवलप हो जाता है, ये सजदे की जगह पे जो ये इस तरह हो जाता है फोरहेड पर, ये एक्जिमाज की टाइप्स है मुख्तलिफ। इसके अलावा एक्जिमा जो है बड़ी ब्रॉड टर्म है। ये एटॉपिक एक्जिमा से शुरू होता है बचपन से लेके, जैसे बच्चा है तो हाइपर सेंसिटिव होता है, ये भी एक्जिमा की एक टाइप है कि जी इसमें विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से जो है वो ड्राइनेस हो गई पूरी बॉडी पर, या उसके अलावा वो कोई पिटियासिस एल्बा के वाइट पैचेस बन गए, ये भी एक्जिमा की एटॉपिक एक्जिमा। इस तरह सिबोरिक डर्मेटाइटिस या सिबोरिक एक्जिमा जो डैंड्रफ सर में होना, ये भी एक एक्जिमा की एक टाइप है। इसके अलावा मुख्तलिफ एक्जिमाज होते हैं जो पूरी बॉडी पे जो फैले होते हैं। ये भी एक बड़े कॉमन, आपने बिल्कुल सही बात की कि कॉमन जो है ना एक कंप्लेन है पेशेंट्स की जो एक्जिमा के साथ आते हैं, तो इसके फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टेरॉइड्स है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स। टॉपिकल स्टेरॉइड से ही के अलावा एक्जिमा को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ आपने सोराइसिस की बात की। जी 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 बोलिए। प्लीज आप बोले प्लीज। नहीं कहती आपने सोराइसिस के बारे में। जी जी ठीक है, तो ये कांटेक्ट विद लाइक जो एलर्जी हो जाती है जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, वो है या ये कंटेजियस तो नहीं होती ना एक्जिमा? नहीं, कंटेजियस नहीं होती। दोनों चीजें कंटेजियस नहीं है, ना एक्जिमा कंटेजियस है ना सोराइसिस कंटेजियस है। दोनों कंटेजियस मोस्टली जो है इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे स्केबीज है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये ज्यादा कंटेजियस डिजीज होती है। तो ये जो है ये इसमें एक बड़ी हमारे यहाँ है फैला है कि सोराइसिस अगर किसी को है तो कंटेजियस है, दूसरे को लग जाएगा फैमिली में, ऐसा कुछ नहीं होता। सोराइसिस बिल्कुल भी कंटेजियस डिजीज नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक डाइट है, जैसे आपने बात की कि एग वाइट का इस्तेमाल करें डैंड्रफ के लिए या एक्जिमा से रिलेटेड, कुछ और ऐसी हैं होम रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं? हाँ, इसमें यह है कि इसको सबसे पहले तो है कि इनको ड्राई ना होने दें। ड्राई का मतलब है कि उनसे कोई इमोलिएंट लोशन, कोई पेट्रोलियम जेली वगैरह इस तरह की कोई चीज लगा के उस जगह को जो है ना वेट रखें, क्योंकि एक्जिमास और ये सोराइसिस वगैरह जो है ये कंडीशन ज्यादा वर्सन होती है विंटर सीजन में। जैसे विंटर सीजन होता है, ड्राइनेस होती है बॉडी पे, तो ये ज्यादा और ज्यादा जो है वो ड्राई होके इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है। तो इसको एक्जिमा और ये सोराइसिस के पेशेंट्स को वैसे भी है कि वो जब मतलब ऐसी हालत में हो कि उनको बहुत ज्यादा उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई इचिंग वगैरह नहीं हो, तो उस वक्त भी कोई अच्छा सा इमोलिएंट लोशन वगैरह फेस पर भी, हैंड्स पे भी, पूरी बॉडी पर इमोलिएंट लोशन, ये पेट्रोलियम जेली वगैरह का, वाइट पेट्रोलियम जेली जो होती है, या लिक्विड पैराफिन, या इस तरह की कोई चीज उसको ड्राई ना होने दे, तो ऐसी चीज का यूज करें। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और ये ना सिर्फ डिजीज जो एक्यूट डिजीज चल रही है उसके दौरान, बल्कि जब वो डोर्मेंट कंडीशन में डिजीज, तो भी इस तरह यूज करें उसको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस की अगर बात करें तो वो उसका भी आजकल बहुत ज्यादा रिकरेंस देखने में आ रहे हैं, उसके क्या कॉजेज हैं? आप बिलीव करें कि आज का जो डर्मेटोलॉजिस्ट है सबसे ज्यादा परेशान फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, क्योंकि बात ये नहीं कि फंगल इन्फेक्शंस ट्रीट करना कोई मुश्किल काम है। फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना इज इजीएस्ट, बट रिकरेंस जो है सबसे बड़ा मसला है। फंगल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन देते हैं, पेशेंट दो हफ्ते बाद उसको बुलाते हैं, वो कहता है 10 दिन तो मैं बिल्कुल सही रहा, उसके बाद वो दोबारा से मुझे हो गया। रिकरेंस बहुत ज्यादा है। किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन शुरू होते हैं फ्रॉम हेड टू टो, मतलब उसके मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू बॉडी जो एरिया है उसका नाम है टीनिया कैपिटस, टीनिया फेशियाई। अगर सर में है तो टीनिया कैपिटस, फेस पे है तो टीनिया फेशियाई, बॉडी पे है तो टीनिया कॉर्पोरिस, अगर इंगुइनल रीजन में है तो आपका टीनिया क्रोरिस है, नीचे पाँव पर है तो टीनिया पेडिस है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो बॉडी एरियाज है उसके मुताबिक उसका नाम दिया हुआ है। जो फंगल इन्फेक्शन बहुत रेजिस्टेंस करते हैं वो टीनिया क्रोरिस और स्पेशली टीनिया पेडिस हैं, क्योंकि जब लोग वजू करने के बाद सॉक्स पहन लेते हैं, या जो लोग ऑफिस में पूरा दिन ये बंद शूज पहन के जाते हैं, तो उस वजह से वो जगह वेट हो जाती है, और वेट रहने की वजह से वहां पर वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी। जो लोग उसका केयर नहीं करते, मतलब ये कि कपड़ों के सही तरह उनके प्रॉपरली वॉश नहीं करवाते, तो ये चीज भी होती है। और स्वेटिंग एक बहुत बड़ा, गर्मी में स्वेटिंग की वजह से
स्वेटिंग होती है, एरिया वेट होता है, तो इस वजह से इसमें आपके अपना अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स पर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये जो मैं आप न सिर्फ लेमैन के लिए बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बात कहूंगा, ये मेरी एक्सपीरियंस बात है कि जब भी उसके लिए मेडिसिन दें तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दें, क्योंकि हम लोग देते हैं सब जो वेट उसके मुताबिक जो डोज होती है ना, वो उतनी डोज नहीं देते। जैसे फॉर सपोज एक पेशेंट है, उसको टीनिया कॉर्पोरिस है, तो आमतौर पे उसके लिए एक टर्बिनाफिन दवाई 250 mg की दे दी जाती है, लेकिन 250 की जो है अबव 60 kg वेट ये अपना असर नहीं करती और वो पेशेंट दोबारा आ जाता है। उसमें यह है कि आप अकॉर्डिंगली पहले उसको बॉडी वेट करें, उसके मुताबिक जो है ना फिर आप उसको जो है प्रिस्क्राइब करें एंटी फंगल, चाहे वो एंटी फंगल टर्बिनाफिन फॉर्म में हो या फ्लूकोनाजोल फॉर्म में हो, तो उसको ना बॉडी वेट के मुताबिक दें। और सारी उसके प्रिकॉशन जरूर बताएंगे, जब आपने अगर सॉक्स पहनने या वजू करना है तो उसके बाद जो है ना उस जगह को, वेट जगह को आपने ड्राई कर लेना है, क्योंकि आपकी जो टोज है वो जब वेट होती है ना तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है, रेजिस्टेंस होता है, रिकरेंस होता है उसका। इसी तरह दूसरी जगहों पे उसको जब तक आप ड्राई नहीं रखेंगे फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। यही आजकल जो है ना बड़ी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कई इस पे CMEs हुई, सेमिनार्स होते हैं इस पे, जी सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं इस पे कि रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शन क्यों रेजिस्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी कॉज यही है कि डोज जो दी जाए पूरी बॉडी वेट के मुताबिक दी जाए और प्रॉपरली उसको वॉश करने के बाद या जब मतलब कोई बंदा शावर लेता है, डेली शावर लेने की आदत है फंगल इन्फेक्शन के साथ, तो उससे हम मना करते हैं कि आप शावर रोजाना ना लें, 1-2 दिन छोड़ के लें, क्योंकि ट्रीटमेंट भी वो सारी ले रहे होते हैं, ओरल भी ले रहे होते हैं, टॉपिकल भी लगा रहे होते हैं, उसके बावजूद वो कंप्लेन होती है डॉक्टर साहब हम तो ठीक नहीं हुए। तो वजह यही होती है कि जो बार बार बात लेने से, शावर लेने से वेट होती है वो जगह, वो फंगल इन्फेक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। तो मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप जो है अगर आप डेली नहाने की आदत है तो आप इसको 2 दिन बाद नहाएं, 2 दिन बाद शावर लें आप, ताकि वो जगह जो है ना ज्यादा वेट नहीं रहे। और स्पेशली इसमें जो शूज पहनने वाला मामला है, इसमें तो आप वजू के बाद कोई कॉटन से किसी चीज से जो ना उस जगह को फौरन ड्राई कर लें, वरना अगर वो जगह वेट रह जाएगी तो आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर लें, कोई ओरल मेडिकेशन, कोई टॉपिकल दवाई लें, वो दोबारा उसका जो है रिकरेंस हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत एक कॉमन चीज है व्हाइटनिंग क्रीम्स का यूज। ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा जैसे कहेंगे एडिक्शन है फेयरनेस से। ठीक है, तो व्हाइटनिंग क्रीम्स का बहुत यूज होता है, उसके बारे में जरा बताइएगा, उसका क्या इफेक्ट होता है? जी, रंग गोरा करने वाली व्हाइटनिंग क्रीम, अगर मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगा तो अभी इस वक्त कोई मेरे ख्याल है कुछ 3:30-4 बजे होंगे, ये रात इशा की अजान हो जाएगी, लेकिन वो फायजा, नाजिया क्रीमें उज़मा खत्म नहीं होंगी। ये फायजा से शुरू होती है पाकिस्तान में, और जितने भी नाम आपको आते हैं ना, इसमें सना भी आता है, इसमें कितने नाम आते हैं, नाम से आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएंगी रखी हुई। और उनमें सबसे ऊपर पाकिस्तान में आप चाहे किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, गोल्डन पर्ल सबको पता होगा। जरूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, आप किसी गांव में चले जाएं, गोल्डन पर्ल क्रीम उसको पता होगी। ये इन चीजों का इतना ज्यादा इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल चल रहा है कि मोस्टली जो डिजीज है, स्किन डिजीज, हम हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं मोस्टली पेशेंट होते ही इस वजह से हैं कि वो व्हाइटनिंग क्रीम यूज करके पहले खाना खराब करके सत्यानाश करके उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये हमारी छाइयाँ सही नहीं हो रही, ये हमारे फ्रैकल सही नहीं हो रहे, मिलाजमा हुआ होता है, उनको रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाई थी, पूरा स्किन जल गई, रेडनेस हो गई। तो होता यही है कि जब आप इन क्रीम्स में स्टीरॉइड बहुत बड़ी तादाद में स्टीरॉइड शामिल होती है। जब स्टीरॉइड यहाँ होती है तो स्टीरॉइड जो आप जब अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, तो स्किन की नॉर्मल लेयर्स होती है वो लेयर्स शेड आउट होती रहती हैं, इवन ये कि स्किन प्रोन होती रहती है इन्फेक्शंस के लिए। सबसे बड़ा मसला होता है वहाँ पर हर्सुटिज्म का, यानी हेयर ग्रोथ, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जो गैर जरूरी बाल हैं वो फीमेल्स में पेर हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये थी स्टीरॉइड जब बार बार लगाते हैं तो स्किन उतरती रहती है अपनी जगह से, और बिल्कुल जो आपकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो एक्सपोज हो जाती है, और उसकी वजह स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक्सपोज होने की वजह से बिल्कुल आपकी इनर स्किन एक्सपोज हो जाती है, तो वहाँ पर हेयर ग्रोथ बहुत इजीली हो जाती है। वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार होते हैं, बड़े रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं, और रेडनेस, एक परमानेंट रेडनेस चेहरे पर रह जाती है। तो ये सारा उन्हीं स्टीरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल होता है।
बल्कि इवन ये कि हमारे यहाँ तो इनमें वाइटनिंग क्रीम से मरकरी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मरकरी आपको पता है कि कार्सिनोजेनिक है। जो लोग मरकरी बहुत ज्यादा इस पर लगाते हैं, फिर सन एक्सपोजर जब उनका ज्यादा होता है तो स्किन के कैंसर भी इवन डेवलप हो जाते हैं, लेट स्टेजेस में आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। तो ये वाइटनिंग क्रीम हर लिहाज से जो है वो स्किन के लिए ना सिर्फ ये मतलब कि ब्यूटी को खराब करने के लिए, बल्कि इवन ये कैंसरोजेनिक भी हो सकती है। तो इस हद तक ये जो है मतलब नुकसानदेह है। तो इसका इस्तेमाल जितना हो फौरन बंद कर दें। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि वाइटनिंग के लिए हम कोई चीज अप्लाई करें तो वो सन ब्लॉक एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसके लिए। बिफोर एक्सपोजर इन सनलाइट दे कैन अप्लाई। कैसे प्रिवेंट करने के लिए जो डेली रूटीन वाले हैं या जो यूनिवर्सिटीज जाने वाली यंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं अगर, तो उनके लिए कोई ऐसी है सन ब्लॉक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि टैन स्किन सन ब्लॉक जो है, सन ब्लॉक कोई भी ऐसा सन ब्लॉक जिसका SPF सन प्रोटेक्टिव फैक्टर 28 से ज्यादा हो, क्योंकि अब तो आपको 100 भी इजीली बाजार में अवेलेबल होता है, लेकिन वो बहुत कोई जरूरी नहीं है। अब 28 से ऊपर हो, आप सन ब्लॉक 60 एक बड़ा एक कॉमन सा है, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सन ब्लॉक अगर आप अपने स्किन के मुताबिक सन ब्लॉक यूज करेंगे तो वाइटनिंग इफेक्ट भी जो चाह रहे हैं वो भी होगा, और सन एक्सपोजर से, सनलाइट से महफूज भी रह सकेंगे। जितनी भी सन रिलेटेड डिजीज है, जैसे एजिंग है सबसे बड़ी बात, एजिंग होती है, बार बार सन एक्सपोज होने की वजह से आपकी जो वो रेडनेस हो जाती है, इवन फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। सारी चीजें जो है सन ब्लॉक की वजह से आप इनसे बच सकते हैं। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, इवन बच्चों को भी, जैसे आपने बात की स्कूल गोइंग बच्चे भी, उनको भी सन ब्लॉक लगा के दें। क्योंकि बाज इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि बाज लोग जो आते हैं उनको मोल्स बने हुए होते हैं फेस पे, छोटे छोटे तिल बने हुए होते हैं, जिन्हें लेंटिजेंस भी कहते हैं, मोल्स भी कहते हैं। तो अब ये मोल्स होते हैं ना, इनहेरिटेड होते हैं, जैसे पैटर्नल या मैटरनल साइड से बच्चों में आते हैं। इनको भी सन ब्लॉक लगा के जो है वो कवर किया जा सकता है, क्योंकि उनकी स्किन में टेंडेंसी होती है कि जब सनलाइट में एक्सपोज होंगे तो उनको मतलब ये मोल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बाज चेहरे ऐसे भी देखे हैं जो पूरा चेहरा उनका जो है मोल से भरा हुआ होता है। तो फिर उसको तो ट्रीटमेंट हम अब लेजर से या जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो बात की बात है, लेकिन इसको बचाने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी है। बच्चे हों या बड़े हों, सन ब्लॉक लगा के जरूर एक्सपोज हो सनलाइट में, क्योंकि इससे हम बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये स्किन पिगमेंटेशन और जो स्किन टैग्स भी देखने में आते हैं जो कि नेक एरिया पे या नेक लाइन पे बहुत ज्यादा कॉमन है, इनका क्या रीजन है? ये चीज आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ये इसका कोई इसमें कॉज कोई ऐसी नहीं है, ये इनहेरिटेड होते हैं। ये स्किन टाइप्स की जैसे आपने बात की, और बिल्कुल आपने बताई लोकेशन इनकी, बिल्कुल ये नेक अराउंड द नेक होते हैं। लेकिन इसके लिए जो कोई स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है कि आप मतलब कोई एक्सपोजर हो। लेंटिजेंस वगैरह तो हम कह सकते हैं कि सनलाइट में एक्सपोज होने की वजह से होते हैं। लेंटिजेंस छोटे छोटे जो होते हैं, मोल्स को कहते हैं, मोल्स छोटे से फ्रैकल्स टाइप लेंटिजेंस जो होते हैं। लेकिन स्किन टैग इज अ डिफरेंट थिंग। स्किन टैग अबव द लेवल ऑफ स्किन होता है। वो मतलब एक, जैसे आप ये कहेंगे एब्नॉर्मल ग्रोथ है छोटी सी जो स्किन से अबव द लेवल ऑफ स्किन है, वो ये जेनेटिकली होते हैं। इसमें इसका इलाज ये है कि अगर ये बहुत, क्योंकि ये इसका कोई मतलब आपको कोई हार्मफुल आपके लिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई शो नहीं करते। लेकिन इसमें ये है कि इसके या तो 2-4 हो तो कॉटरी के जरिए हम इसको निकाल देते हैं, वरना इसके लिए कोई मल्टीविटामिन अच्छी टैबलेट्स हैं ताकि मजीद ना हो। मल्टीविटामिन टैबलेट से इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, तो फिर ये और मतलब ये नहीं बनते हैं। लेकिन ये कि इसको ये कहना है इसकी वजह कभी कोई नहीं बता सकता कि ये स्पेशली स्किन टैग्स डेवलप क्यों होते हैं। ये इनहेरिटेड एक है, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होंगे किसी, तो इस वजह से ये होते हैं। इसकी कॉज कोई नहीं है, सनलाइट से भी इसका कोई नहीं ताल्लुक कोई नहीं। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज देखने में आती है नेल बेड का इन्फेक्शन ना, कि ये क्यूटिकल रिमूव करने से या हम एक्सेसिव इसकी हमने क्यूटिकल रिमूव करने की कोशिश की तो नेल बेड का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जिन लोगों में रिकरेंट होते हैं, बहुत से फीमेल्स में, मेल्स में सुनने में आया है, और फिर वो आगे जाके देखते हैं हम कि डायबिटीज की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या एक है इसका कनेक्शन भी है कि वो प्रोन होते हैं, डायबिटिक के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं उनमें? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। डायबिटिक, अगर आप इसकी स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल डायबिटिक होने के पेशेंट के चांसेस होते हैं। इसमें भी ये है कि इसके लिए आप जो है इमोलिएंट लोशंस जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करें। रेगुलर बेसिस पे जो है अराउंड द नेल
अराउंड द तो फुल हैंड्स पे इमोलिएंट लोशन यूज करें, और अराउंड द नेल्स जो होती हैं, जो सराउंडिंग्स होती है नेल्स की, वहां यूज करें। साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स वगैरह लेने से भी ये जो आप बता रही हैं इसमें काफी रिलीफ मिल सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन पेनफुल है, पेन कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। और जो है ना, मैं जिस तरह मैंने अभी बताया था आपको कि इमोलिएंट्स का बड़ा अच्छा रोल है इसमें। इमोलिएंट्स यानी कि कोई भी लोशन जो होता है, जैसे कोई भी, इवन ये कि जॉनसन्स बेबी लोशन भी, या कोई भी लोशन जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, निविया लोशन है, या कोई मेडिकेटेड अगर लेना चाहे तो फिजियोजेल बहुत अच्छा लोशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेल पेन इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन हो गया, पेनफुल है, तो फिर तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, टॉपिकल और ओरल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ वार्ड्स भी बहुत कॉमन होता है, उसके बारे में बताइएगा, उसके क्या कॉजेज होते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोस करना है कि वॉर्ट है, कौन है, कैलोसिटी है, क्या चीज है। वॉर्ट अगर डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है, वॉर्ट है, तो फिर वॉर्ट के 2-3 इलाज हैं। सबसे अच्छा इलाज तो वॉर्ट का है कि वॉर्ट की मुख्तलिफ टाइप होती है। फ्री फॉर्म वॉर्ट होता है, फेशियल वॉर्ट है, कोई प्लांटर वॉर्ट है, मतलब ये कि सोल्स पे जो है, तो अकॉर्डिंगली उसको जो है फिर वो ट्रीट करते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कॉटरी। कॉटराइज करने से क्या होता है कि उसकी जो रूट होती है, क्योंकि वॉर्ड्स जो होते हैं वायरल होते हैं, वायरल वॉर्ड्स को अगर आप सही तरह से उसकी कॉटरी करके उसकी जो रूट है उसको अगर निकाल देते हैं तो फिर उसका रिकरेंस नहीं होता। लेकिन मोस्टली होता है कि जो लोग कॉटरी करके सुपरफिशियल कॉटरी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रूट अंदर रह जाती है, तो वो वायरस की वजह से वो दोबारा रिकरेंस हो जाता है उसका। प्लांटर वॉर्ड के लिए ये है कि उसमें हम फिर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं। अगर ये उसमें डू फिल्म एक लोशन है, वो भी यूज होता है। और इसके अलावा ये कि अगर वो वॉर्ड ज्यादा बड़ा है साइज में, फिर उसके लिए क्रायोथेरेपी होती है। क्रायोथेरेपी मींस लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है, वो वीकली लगाते हैं, तो उससे भी जो है वॉर्ड जो है हील हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी से मेरे जहन में एक बात आई कि कुछ लोग स्पेशली जो यंग गर्ल्स होते हैं, उन लोगों को थोड़ा पिंपल्स से इशू होता है, तो पिंपल्स खुद से बर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल सही बात है। ये पिंपल खुद बर्स्ट करने से सबसे बड़ी बात उसका निशान रह जाता है, जिसे आमतौर पे लोग आके कहते हैं स्कार पड़ा। हालांकि स्कार अगर टर्मिनोलॉजी देखी जाए, स्कार का मतलब है डेप्थ में कोई चीज, जैसे कोई गढ़ा वगैरह होता है, वो उसे स्कार कहते हैं। लेकिन लोग आते हैं जो रेजिडुअल स्टेन होता है ना, जैसे पिंपल खत्म हो गया, उसका निशान रह गया, तो उसको लोग आके कहते हैं जी स्कार बन गया, उसका स्कार होता है। तो बहरहाल उसकी ट्रीटमेंट भी ये है कि सबसे पहले तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप उस पिंपल को अपने हाथ से मतलब कोई अपनी इंटरवेंशन करेंगे, तो वो जो है ना, वो उसका वहाँ निशान पड़ जाएगा, और वो बार बार सन एक्सपोजर में सन एक्सपोजर होने की वजह से वो जो है वो परमानेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ मेडिकेटेड जो हमारे पास क्रीम्स लोशन है वो हम अप्लाई करते हैं, जो केराटोलाइटिक होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में है या कोई बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, तो फिर उसके लिए लेजर का यूज होता है, या फिर उसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं जो एडवांस जो आजकल टेक्निक्स हैं उससे ये ठीक हो जाता है, जिसमें इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी हैं, और पीआरपी होता है। इसके अलावा मतलब डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने खुद ही की कि उसको जो है ना छेड़ना, बर्स्ट करना जो है ना, वो एक बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो डॉक्टर के लिए भी उसको जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। तो सबसे पहले तो ये कि जो अगर एक्ने हो तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और उसको छेड़े नहीं बिल्कुल। ठीक है, आप हमें एक सिंपल होम रेजिम बताएं जो ऑयली और ड्राई स्किन बोथ के लिए नॉर्मल सा। ठीक, ये तो डिपेंड करता है सीजन पर कि किस तरह से। जैसे आजकल विंटर सीजन चल रहा है, हमारे लाहौर में तो बहुत सर्दी है, बहुत एज कम्पेयर टू कराची, यहाँ तो बहुत ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तो मस्ट है कि आप कोई ना कोई इमोलिएंट लगाएं, फेस जी कोई लोशन फॉर्म में कोई लगाएं, मतलब फेस पे भी, हाथों पे भी, क्योंकि जो होता है ये लगाने की वजह से, ड्राइनेस होने की वजह से भी कुछ डिजीज जो स्किन में, इवन ये कि पिंपल्स भी, जिसकी अभी आपने बात की ना, पिंपल्स भी ड्राइनेस की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर सर में ड्राइनेस है और शेड आउट हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर फेस पे होता है तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो फेस के लिए भी है कि आप ड्राई फेस को स्कैल्प पे भी आप कोई ऐसा जो है वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करें, ताकि वहां भी ड्राइनेस ना हो। फेस पे आ जाए तो फेस के लिए इमोलिएंट लोशन यूज करें, और हैंड्स जो है हैंड्स फीट पे, उस पर भी ड्राइनेस के लिए लोशन यूज करें, क्योंकि बहुत सी डिजीज पे हम उसको सिर्फ इमोलिएंट्स लगा के ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, आपने कहा कि वो ऑयली स्किन के लिए क्या करें। ऑयली स्किन जो है उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ फेस वॉशेस आते हैं, जो कि ऑयल कंट्रोल करने, सेबेशियस सीबम कंट्रोल करने के लिए होते हैं, बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली कंडीशन के मुताबिक वो यूज करने, ये टीनेजर्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि उसमें जो है
कोई अगर आप ऐसा हो जिसमें सैलिसिलिक एसिड जो है कंटेनिंग जो होते हैं, वो अगर फेस वॉश यूज करें ना तो वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और वो ये एक्नी भी नहीं बनने देते। और इसके अलावा जो है, लेकिन इसके जो है उसमें आप सीजन का बहुत रोल है, और ये नहीं कि आप दिसंबर में यूज करना शुरू कर दें ताकि स्किन आपकी और ड्राई हो जाए। तो ये जून जुलाई जब जैसे कराची का है कि वहाँ मौसम, कराची के मौसम में तो जरूर फेस वॉश यूज करना चाहिए, और ऐसा फेस वॉश जिसमें कोई सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग हो, तो कराची वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे आपने फेस वॉश का बताया, ऐसी कोई शैम्पू में कोई स्पेसिफिक केमिकल होता है जो हम देखें कि अगर ये प्रेजेंट है तो लें या नहीं लें? जी बिल्कुल बिल्कुल है। होता है ना कि हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं और हमारे बालों के हिसाब से वो है या नहीं। सबसे पहले तो बालों के हिसाब से, अगर बालों में डैंड्रफ है तो उसके लिए कीटोकोनाजोल के नाम से शैम्पू है, जिस भी कमर्शियल नेम किससे मिलता हो, कीटोकोनाजोल हो या साइक्लोपायरोक्सोलामाइन, बड़ा मुश्किल सा नाम है, साइक्लोपायरोक्सोलामाइन, ये कंटेन स्टीप्रॉक्स के नाम से आता है शैम्पू। ये बहुत अच्छा शैम्पू है, आजकल वैसे शॉर्ट हुआ हुआ है लेकिन ये बहुत अच्छा है। कीटोकिनाजोल जो है इजीली अवेलेबल है, ये मार्केट से कहीं मिल जाता है, कोनाज के नाम से या और दूसरे ब्रांड नेम से जो है अवेलेबल होता है। ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये कि अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले तो उसमें जो है ना स्टीरॉइड कोई ऑयल फॉर्म में लगा के, इसका तरीका है कि आप स्कैल्प पे लगा ले, नाइट एप्लीकेशन, ओवरनाइट लगा के सुबह जिस तरह मैं शैम्पू बता रहा हूँ, कोनाजोल, कीटोकोनाजोल शैम्पू से अगर वॉश कर लें तो ये डैंड्रफ सारा निकल जाता है इससे। तो ये बेस्ट शैम्पू, अगर ब्रांड नेम बताने की जरूरत नहीं है, बस ये कि कीटोकिनाजोल जो है वो यूज कर लें। कोनाज, चले नाम बता देता हूँ, कोनाज के नाम से जो है अवेलेबल है मार्केट इजीली। या इसमें पुराने जमाने में हमेशा से सेल्सन ब्लू के नाम से एक शैम्पू यूज होता है, सेल्सन ब्लू, वो बहुत ज्यादा यूज होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू के तौर पे, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, वो भी यूज किया जा सकता है डैंड्रफ के लिए। लेकिन आजकल जो हम जो नई रेमेडीज में या उसमें कह लें आप नई एडवांस टेक्निक है, उसमें साइक्लोपायरोक्सोलामाइन शैम्पू जो स्टीप्रॉक्स के नाम से, वो यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो ये एंटी डैंड्रफ 2-3 शैम्पूज हैं जो मेडिकेटेड यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि मेडिकेटेड शैम्पूज का ये है कि उसको थ्राइस वीकली से ज्यादा यूज ना करें, मतलब हफ्ते में 3 दफा, ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन। उसका डेली यूज जो है ना वो भी हेयर फॉल का सबब बन सकता है। तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि उसको जो है ना हफ्ते में 2 या 3 दफा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर कोई सिवियर बहुत ज्यादा डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, कोई सोराइटिक पेशेंट है या कोई सीबोरिक डेर्मेटाइटिस या कोई स्किन रिलेटेड कोई ऐसी डिजीज जो स्कैल्प रिलेटेड है, तो फिर इसमें जो है वो इस्तेमाल डेली भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग उसको थ्राइस वीकली ही प्रिस्क्राइब करते हैं। कोनाज के नाम से इजीली अवेलेबल है, तो वो काफी इकोनॉमिकल भी और बहुत इफेक्टिव भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसको वेलकम। हमारे व्यूअर्स की भी बहुत सारी क्वेरीज जो है इसमें सॉल्व हो गई होंगी। अगर कोई और भी क्वेरी है या कोई भी किसी चीज में कंसल्टेंसी लेनी है तो डॉक्टर महराज हमारे पैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच। हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। हाफिज।